तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या रोल जेंडर प्ले करता है और क्या रोल कास्ट का और रिलीजन का रहता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, कि जेंडर किस बेसिस पर देखते हैं हम जेंडर को। ठीक है, और जेंडर पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है, कि मतलब क्या जरूरत है। हम लोग कई बार डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर करते हैं हम, या तो जेंडर के बेसिस पर, या रिलीजन के बेसिस पर, या फिर कास्ट के बेसिस पर। तो आज हम इसी चीज को एलेबोरेटली पढ़ेंगे कि होता क्या है, कि क्यों होता है डिस्क्रिमिनेशन, और सिर्फ इन्हीं 3 फैक्टर्स पे क्यों किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो किन फैक्टर्स पे होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम जानेंगे कि जेंडर का पॉलिटिक्स के साथ क्या संबंध है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। लड़की देखो, हमारे समाज में, सोसाइटी में ना, काम को बांट दिया जाता है। ठीक है, लड़कियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और लड़कों को बेसिकली ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो जाएंगे और घर के लिए पैसे कमा के लाएंगे। ठीक है, तो ये एक सोसाइटी ने माइंडसेट डेवलप कर रखा है। बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर मतलब गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू द बिलीफ दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज टू क्लीन द क्लोथ्स। ठीक है, बच्चों की देखभाल करे, टू क्लीन द हाउस। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों का आइडियल वर्क यही है और उन्हें यही काम करना चाहिए। वहीं दूसरे हाथ पे बॉयज के लिए समझा जाता है, बॉयज आर ब्रोट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन इज टू अर्न मनी, कि वो पैसे कमाए। ठीक है, यही उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर करी जाती है। Result of this division of labor, although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially in politics, is minimal in most society. वुमेन देखो मोस्टली क्या करती है, वो अपने घर का ख्याल रखती है। घर एक एक घर ना वुमेन की वजह से ही प्रॉपरली चल पाता है। ठीक है, वो एक घर को चला रही है, पर उस घर को चलाने की वजह से कई बार जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है ना पॉलिटिक्स में, वो बहुत मिनिमल हो जाता है। ठीक है, क्यों? डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, यानी कि काम को डिवाइड करने की वजह से वुमेन जो है ना अपना टाइम सिर्फ घर को ही दे पाती है। वो अदर जो उसकी लाइफ में और स्फेयर्स है उस पर कभी भी फोकस नहीं कर पाती मोस्ट ऑफ द टाइम। फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए इसके रिगार्डिंग, ताकि जो ये डिवीजन ऑफ लेबर है वो कम हो सके, वुमेन भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सके इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं? वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। जो वुमेन है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में है वर्ल्ड के, उन्होंने एक साथ आई, वो निकलकर उन्होंने क्या करा, एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करी कि हमें ना इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, एक डिमांड रखी। एक्सटेंशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, लीगल स्टेटस एंड इंप्रूविंग एजुकेशनल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। देखो उन्होंने क्या डिमांड रखी कि जो हमारे राइट्स है ना उन्हें एक्सपेंड कर दो, हमें और ज्यादा फ्रीडम दो और ज्यादा राइट का एक्सेस दो। मतलब इतना भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही ज्यादा मांग रहे हैं, दे वर जस्ट डिमांडिंग फॉर द इक्वल राइट्स, कि जितना लड़कों को मिल रहा है उतना ही प्रोत्साहन या फिर उतना ही सपोर्ट हम लोगों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, मोर रेडिकल वुमेन एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल फैमिली एज वेल। और जो बहुत ही ज्यादा रेडिकल वुमेन्स है जो मतलब चाहती है कि हाँ हमें फ्रीडम मिले, बहुत ज्यादा लाइक एक्टिव वुमेन है, उन्होंने अपने घर से स्टार्ट करी ये चीज। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले अपनी राइट कहाँ डिमांड करी? अपने घर में, कि हमें यहाँ से ही अपनी इक्वालिटी स्टार्ट करनी है। अगर हम यहाँ से अपना जो प्रोग्रेस है ना वो स्टार्ट करेंगे, तभी हम आगे जाके और बड़े लेवल पर रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो जितनी भी और ज्यादा एक्टिव वुमेन है उन्होंने ये सब मूवमेंट्स कहाँ से स्टार्ट करी? अपने ही घर से। ठीक है, वहीं पे इक्वालिटी की डिमांड करके। परसेप्शन ऑफ द आइडियल वुमेन। अब देखना, एक आइडियल वुमेन यानी कि एक स्थिर महिला के क्या क्या परसेप्शंस है, कि मतलब लोग क्या सोचते हैं कि एक स्थिर महिला कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छी औरत कैसी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान सीरियल बना रहा है, ठीक है, ड्रामे बना रहा है, सीरियल मेकर है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अच्छी महिला है ना, तो वो क्या करेगी? वो एक आइडियल व्यूअर होगी, यानी कि वो नाटक को प्रॉपरली देख रही है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? सीरियल मेकर के तो व्यूज बढ़ रहे हैं ना, लेकिन उसके व्यूज, उसके नजरिए से कैसा देखा जा रहा है कि एक आइडियल वुमेन वो है जो आराम से बैठ के सीरियल्स देखती है हमारे। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाती, घर पे बैठ के हमारे सीरियल्स वॉच करती है। वहीं पे एक चीज और आप समझ लीजिए, फेमिनिस्ट क्या होते हैं? अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव्ड इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन। ये वो आदमी या महिला होती है जो कि डिमांड करती है कि वुमेन को या मैन को इक्वल राइट्स मिले। जस्ट बिकॉज इस वर्ड में फेमिनिन आ रहा है या फिर फेमाइन आ रहा है, डजंट मीन कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसका मतलब ये होता है, फेमिनिस्ट का मतलब देखिए, फेमिनिस्ट वर्ड स्टैंड्स फॉर कि इक्वल डिमांड, इक्वल राइट्स या फिर इक्वल रिस्पेक्ट। ठीक है, इक्वल राइट्स और रिस्पेक्ट किसे मिले? इक्वल राइट्स मिले और इक्वल रिस्पेक्ट मिले टू एवरी मैन या फिर एवरी वुमेन। ठीक है,
दोनों को ही इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, दोनों को ही इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फेमिनिस्ट सिर्फ लड़की ही होती है, फेमिनिस्ट लड़के भी होते हैं, ठीक है। लड़की लड़कियां दोनों ही जो इक्वल अधिकार की बात करती है ना, उन्हें हम फेमिनिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो आई होप आपको आज से ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी कि फेमिनिस्ट आ गया तो भाई, कुछ लोग होते हैं ना जो हेट करना शुरू कर देते हैं इस वर्ड पे कि भाई तू तो फेमिनिस्ट बन रहा है। जस्ट बिकॉज समवन इज डिमांडिंग फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ समवन डजंट मीन कि वो इंसान फेमिनिस्ट बन रहा है, ठीक है। वो सिर्फ, या फिर ऐसा मतलब नहीं है कि भाई वो एकदम रेडिकल हो गया सोसाइटी के लिए कि तुम तो ऐसे हो, लड़कियों की डिमांड करते रहते हो, लड़कियां अच्छी होनी चाहिए, लड़कियों को ये राइट मिलने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ लड़कियों के बारे में ही देख रहा है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो इक्वल डिमांड्स की, इक्वल राइट्स की डिमांड करता है, उसको हम फेमिनिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और इसे हम हर बार नेगेटिव नजरिए से नहीं देख सकते, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ऐसा होना भी चाहिए सोसाइटी को, क्योंकि आजकल मोस्टली जो मेल्स है उन्हें ज्यादा प्रिविलेज मिलती है एज कंपेयर टू वुमेन, ठीक है। अभी सोसाइटी में ये सब चीजें बैलेंस हो रही है धीरे धीरे, एंड आई होप कि फ्यूचर में और ज्यादा बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। फर्स्टली हमने देखा कि कैसे सीरियल मेकर जो होते हैं वो वुमेन को एक परफेक्ट व्यूअर की तरह देखते हैं कि हमारी ड्रामे वो एक अच्छी तरह देख रहे हैं। वहीं सोसाइटी कैसे देखती है वुमेन को, कि एक आइडियल ब्राइड होनी चाहिए, कि एक ऐसी बहू बननी चाहिए वो जो पूरा घर अच्छी तरह चला सके, घर का ख्याल रख सके, ठीक है, टाइमली अपनी फैमिली को टाइम दे सके, ठीक है। और टू द पर्सपेक्टिव इन लॉज, जो सास ससुर होते हैं ना वुमेन के, वो कैसे देखते हैं एक औरत को, कि वो एक आइडियल हाउसवाइफ हो, यानी कि बच्चे को भी संभाले, खाना भी बनाए, फिर घर साफ भी रखे, कपड़े धोए, मतलब पूरे घर को कौन संभाले, एक वुमेन, ठीक है, घर में रहकर। तो देखो अब सोसाइटी क्या सोचती है वुमेन के लिए, और इन लॉज क्या सोचते हैं। तो एक तरह से जो वुमेन है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है टूवर्ड्स रिस्पेक्टिंग थिंग्स, ठीक है। वो सोचती है कि मुझे उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट के चक्कर में ना वो अपनी लाइफ को साइड में रख देती है और वो सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करने लग जाती है। मोस्टली टाइम यही होता है। अब देखना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज हाई। जो 3 कंट्रीज मैंने आपको बताया, जैसे स्वीडन हो गई, नॉर्वे हो गई, फिनलैंड हो गई, इसमें जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है ना पॉलिटिक्स में, वो बहुत ज्यादा हाई है। इनकी गवर्नमेंट भी मोस्टली वुमेन ही बनाती है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वुमेन होगा और गवर्नमेंट में मोस्टली लोग वुमेन ही होंगे, ठीक है। आर्स इज स्टिल मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी की बात करी जाए तो वो आज भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। हालांकि हम कितना ही कह दें कि हाँ वुमेन के पास इक्वल राइट है, मैन के पास इक्वल राइट्स है, बट इट इज नॉट एक्चुअल। कई गांव ऐसे हैं जहां पे आप देखोगे कि जो इक्वालिटी है ना वो स्टेटस मेंटेन नहीं है, ठीक है। वुमेन फेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ओप्रेशन इन वेरियस वेज। जो वुमेन होती है ना वो कई तरह से डिस्क्रिमिनेशन देखती है, ठीक है, कई फील्ड्स में। जैसे कि लिटरेसी रेट जो है वो वुमेन का वो 54% है, वहीं मैन जो है 74% लिटरेटेड है, ठीक है। बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज एजुकेशन, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने लड़कों पे एजुकेशन के लिए पैसे खर्च कर देंगे लेकिन एक लड़की पे नहीं करते, क्योंकि उनका एक माइंड सेट होता है कि लड़की का क्या है, वो शादी होकर अपना उसे तो आगे का घर संभालना है। तो वो बेसिकली अपने रिसोर्सेज खर्च ही नहीं करते अपने बेटे पे, वो खर्च बेटी पर, वो खर्च करते हैं अपने बेटे के ऊपर कि हाँ बेटा पढ़ लिख जाए, बेटी का क्या है वो तो चली जाएगी अगले घर। ऐसा माइंडसेट होता है कई लोगों का, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल लेस। जो वुमेन है, अगर देखा जाए जो वैल्यूड जॉब्स है ना या फिर बहुत ज्यादा हाईली पेड जॉब्स है, वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत लो है। वहीं मर्दों का, जो लड़कों का पार्टिसिपेशन है उन जॉब्स में वो काफी ज्यादा हाई है। द इक्वल रिमोन्स्ट्रेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। अब उसके बाद एक एक्ट आया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जो कि 1976 में आया, और इसने कहा कि जो भी इक्वल काम कर रहे हैं ना लोग, उनको इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की काम कर रही है तो फिर आप जो है उसे कम पैसे दो और वहीं वो काम लड़का कर रहा है तो उसे ज्यादा पैसे दो। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। अगर कोई इंसान इक्वल काम कर रहा है तो उसे वेज जो है वो भी इक्वल मिलनी चाहिए। आफ्टर दैट पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन। जो पेरेंट्स होते हैं वो मोस्टली क्या चाहते हैं कि हमारे बेटा हो बेटी ना हो। रिपोर्ट्स ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कई सारी फील्ड्स में आप देखोगे कि जो वुमेन होती है ना उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है उनका, ठीक है, उनके साथ हैरेसमेंट की जाती है। तो इस वजह से वुमेन खुद ही नहीं चाहती आगे आना, वो क्या प्रेफर करती है कि हम घर में रहे और घर का काम करें, ठीक है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है जॉब्स में या फिर और कामों में बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि वुमेन का पॉलिटिक्स में क्या रिप्रेजेंटेशन है, ओके।
इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। अगर हम लेजिस्लेचर में वुमेन की प्रोपोर्शन की बात करें ना कि वुमेन कितना पार्टिसिपेट किया है लेजिस्लेचर में, तो वो बहुत कम है। परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन नंबर इन लोकसभा हैज टच्ड 12% इन 2014। और जो लोकसभा है उसमें भी जो परसेंटेज है वुमेन को वो सिर्फ 12% ही गया है 2014 के अकॉर्डिंग। तो मतलब देखो लोकसभा सॉरी हाँ, लोकसभा में भी जो प्रेजेंट लाइक नंबर है ना वुमेन का, वो काफी ज्यादा लो है, ठीक है। तो वहां पे भी वुमेन प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही अपनी। उसके बाद लेस नंबर ऑफ सीएम और पीएम। जो भी सीएम या पीएम बनते हैं ना मोस्टली वो जितने भी होते हैं मेल्स ही बनते हैं, ठीक है। वुमेन का पार्टिसिपेशन आप बहुत कम देखोगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज, पंचायती राज, जैसे कि 1/3 सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। देखो, अगर हम पहले से ही वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर देंगे ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो, ठीक है। वुमेन सीएम भी बने, जो मतलब सीएम पीएम की पोस्ट है ना वो वुमेन को भी मिलेगी। कब मिल सकती है? जब हम रिजर्वमेंट दे दे किनको? वुमेन्स को। जैसे कि पंचायती राज में दे रखा है 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो ऐसे ही अगर हम रिजर्वमेंट दे दे तो देयर आर हाई चांसेस कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिलीजन क्या है, कम्युनलिज्म क्या है और पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है, ठीक है। रिलीजियस डिफरेंसेस, दिस डिवीजन इज नॉट as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today. रिलीजियस जो है ना, रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस आप बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या हमें देखने के लिए मिलते हैं रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंसेस। फर्स्टली, गांधी जी यूज्ड टू से दैट द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि जो रिलीजन है ना वो कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हमें अपनी कंट्री चलानी है तो रिलीजन के बेसिस पे चलानी होगी। क्यों? वो क्या मानते थे? बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट मोरल वैल्यूज that inform all the religions. He believed that the politics must be guided by the ethics drawn from religion. ठीक है। अब गांधी जी का रिलीजन से ये मतलब नहीं था कि हाँ हिंदू का रिलीजन मानना चाहिए या मुस्लिम का रिलीजन मानना चाहिए। गांधी जी का रिलीजन से सिर्फ इतना मतलब था कि जो पॉलिटिक्स है ना हमारी वो मोरल वैल्यूज के बेसिस पर चलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि धर्म के आधार पर चलनी चाहिए। किसी ये नहीं कि तुम भाई हिंदू धर्म के आधार पर चला रहे हो, मुस्लिम धर्म के आधार पर चला रहे हो, नहीं, सिर्फ मोरल वैल्यूज के आधार पर हमारी सरकार चलनी चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी का मानना ये हो गया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है उन्होंने ये आर्ग्यू करा है कि जो कम्युनल राइट्स होते हैं ना, यानी कि कम्युनिटी के बेसिस पर जो लोग ग्रुप्स बना के लड़ाइयाँ करते हैं, उसमें जो लोग सबसे ज्यादा घायल होते हैं ना वो लोग होते हैं जिनकी मेजोरिटी में नहीं है, जो लोग, ठीक है, जिनका रिलीजन ऑलरेडी बहुत कम लोगों फॉलो करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो जिनकी जो नंबर है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कई बार वही लोग फंसते हैं कम्युनल राइट्स में, ठीक है। और वो लोग सबसे ज्यादा नुकसानदायक, लाइक उनके लिए सबसे ज्यादा लॉस की बात यही होती है कि हम लोग कम्युनिटी के बेसिस पर जब भी आगे बढ़ते हैं ना तो वो लोग हमेशा सफर करते हैं इस चीज से, ठीक है, क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में नहीं होते और इस वजह से उन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज वुमेन्स मूवमेंट हैव आर्ग्यूड दैट द फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन लाइक सती। जो वुमेन मूवमेंट है ना उसमें कई सारी वुमेन्स ने आर्ग्यू करा है कि जितने भी कानून बने हैं वो सारे के सारे वुमेन के अगेंस्ट होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द धर्म में जितने भी कानून होते हैं ना वो वुमेन के अगेंस्ट जाते हैं। सच है सती प्रथा, आप लोग देखोगे कि उसमें कैसे वुमेन को जलने के लिए मतलब कहा जाता है। ऐसे ही इस्लाम में आप कई सारे ऐसे लॉज कानून देखोगे जो कि वुमेन के अगेंस्ट है। हर धर्म में ऐसे कानून मिल जाएंगे हमें मोस्टली, ठीक है। तो हम रिलीजन को तो नहीं रख सकते पॉलिटिक्स का एक लाइक बेसिस, लेकिन हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि कैसे रिलीजन की वजह से जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा है, ठीक है। कैसे रिलीजन की वजह से जो कम तादाद पे जो माइनॉरिटी है ना वो सफर कर रही है, और कैसे रिलीजन जरूरी भी है पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। गांधी जी ने कहा है ना कि मोरल वैल्यूज के लिए रिलीजन जरूरी है, बट रिलीजन और मोरल वैल्यूज दोनों अलग अलग है, ठीक है। रिलीजन मतलब सिर्फ धर्म और मोरल वैल्यूज मतलब वो धर्म जो हमें नैतिक शिक्षा देता हो, ठीक है, जो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देता हो। ये नहीं कि रिलीजन से आप सिर्फ हिंदू को मान रहे हो या फिर मुस्लिम को मान रहे हो, ओके। रिलीजन हेयर मीन्स मोरल वैल्यूज। नेक्स्ट हमारा कम्युनलिज्म। रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। कम्युनलिज्म वो होता है जहां पे एक एक जो देश है ना उसको उसको ना मतलब उसे धर्म के आधार पर चलाया जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म, कि धर्म को देश का आधार बताया जाए। This happens when beliefs of one religion are presented by as a superior to those of other religions.
when the demands of one religion groups are formed in the opposition to another, and when the state power is used to establish domination of one religious groups over the rest. This manner of using religion is politics is called communal politics. जब हम एक धर्म को जो कि मेजोरिटी में है, जो ज्यादा ताकत पर है, उसे पकड़कर उसे ही सपोर्ट करे, ठीक है, और जो उसका लीडर है वो ये कह दे कि हमारा जो देश है ना वो इसी धर्म के अकॉर्डिंग चलेगा, उसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है, जहां पे एक देश को चलाने के लिए एक रिलीजन की मदद ली जाए, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज एवरीडे बिलीफ। हम देखेंगे कि डेली डेली मतलब हर दिन जो हम चीजें मानते हैं ना वो होती है कम्युनलिज्म की एक मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious community. इससे क्या होता है कि जो है ना पॉलिटिकल डोमिनेंस देख सकते हैं हम एक कम्युनिटी का पूरे देश के ऊपर। Political mobilization on religious lines is another frequent form of communalism. This involves the use of sacred symbols, religious leaders and emotional appeal. देखो अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए हम किस किस चीज का यूज करते हैं, एक तो हम सिंबल्स बना लेते हैं, ठीक है, रिलीजियस लीडर्स बना लेते हैं ताकि जो उस रिलीजन के लोग होंगे ना वो अपने रिलीजियस लीडर को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, और जब ये इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है ना तो लोग सोचते हैं कि हमारा धर्म पहले है, ठीक है, और वो फिर उसी धर्म को फॉलो करते हैं जिसके वो होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो भी मेजोरिटी में धर्म चल रहा होगा ना वो अपने बेसिस पर एक सरकार बना सकता है। मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। अब क्या होता है अगर हम कम्युनलिज्म देखें ना तो इससे बहुत ज्यादा वायलेंस फैलता है सोसाइटी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सेक्युलर स्टेट। एक सेक्युलर स्टेट क्या होती है? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान। देखो हमारी कंट्री में क्या है, कोई भी एक रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया, ठीक है, जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज्म को माना गया है, पाकिस्तान में इस्लाम को माना गया है एक ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया ने किसी भी धर्म को एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। हमारी कंट्री में लोगों के पास राइट है, वो जिस चाहे उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, जिस धर्म की प्रैक्टिस को अपनाना चाहते हैं उस धर्म की प्रैक्टिस को अपना सकते हैं, मतलब फ्रीडम है उनके पास अपना रिलीजन चूज करने की, ठीक है। अनलाइक और अनलाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका, वहां पे कोई लोगों किसी भी इंसान को फ्रीडम नहीं है अपने अकॉर्डिंग धर्म चूज करने की, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑल ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो साफ साफ मना करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर हम कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी एंड फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स अनटचेबिलिटी। क्या होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कहता है कि अगर धर्म के आधार पर कोई भी इशू चल रहा है तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करेगी और उसका एक सॉल्यूशन निकालेगी, ठीक है, या फिर जो भी कोर्ट है वो उसका एक सॉल्यूशन निकाल के देगा। हम ये नहीं कह सकते कि इस धर्म का लोग है तो वो ये काम नहीं कर सकता। एवरीवन कैन फॉलो एनी रिलीजन दैट दे वांट्स टू फॉलो, ठीक है, हम उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। नेक्स्ट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब हम पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा अभी रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कास्ट और पॉलिटिक्स, यानी कि कास्ट का क्या संबंध है पॉलिटिक्स के साथ। दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट। इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे इसमें। कास्ट इनइक्वालिटीज। कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होती है? कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। इसमें क्या होता है बेसिकली कि कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटी क्रिएट की जाती है, जैसे कि हमारा ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, ये चार होते हैं ना, तो जैसे हमारे पुराने जमाने में इन बेसिस पर ग्रुप डिवाइडेड थे और इनके साथ फिर उसी मतलब इनके काम भी डिवाइडेड थे कि आप जो अगर आप क्षत्रिय के हो तो आप ये काम करोगे, आप वैश्यस कैटेगरी के हो आप ये काम करोगे, तो पहले से ही ये चीजें चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो उसी का रूप हम आज भी देखते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी बैन हुआ है सबसे पहले, तो आप ये देखोगे एक पॉजिटिव चीज निकल कर आई है, ठीक है। With economic development, large-scale urbanization, growth of literacy rate and education, occupational mobility, and the weakening of the position of landlords in the villages, the old notions of caste system or caste hierarchy are breaking down. अब हम देखेंगे कि मोस्टली जितनी भी इश्यूज क्रिएटेड थे ना कास्ट के बेसिस पर, अब वो इश्यूज धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से इश्यूज? जैसे कि एक तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ठीक है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, ऑक्यूपेशनली मोबिलिटी यानी कि उन्हें जॉब्स वगैरह मिल रही है, उसके साथ साथ जो लैंडलॉर्ड है ना जमींदार, उनकी जो पोजीशन है वो भी वीक होती जा रही है धीरे धीरे, उसके
उसके अलावा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी होती जा रही है किसी भी नेशन की, प्लस लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, जो लोग हैं वो शहरीकरण कर रहे हैं, वो लोग शहर में जाके रह रहे हैं, तो उनकी जो थिंकिंग है ना वो ओपन हो रही है। ओके, तो इस वजह से हम देखेंगे कि जो कास्ट के बेसिस पर जो प्रथाएं चलती हुई आ रही है ना, या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ आ रहा है वो अब कम होता जा रहा है। अर्बन एरियाज, इट डज नॉट मैटर मच who is walking along next to us on a street or eating next to the table in a restaurant। अर्बन एरियाज में आप देखोगे कि हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साइड में कौन चल रहा है, ठीक है, वो किस धर्म का है या किस कास्ट का है। और अगर हम रेस्टोरेंट में बैठे तो हम नहीं देखते, अगर शहरी लोग जो होते हैं वो नहीं देखते कि हमारे साइड में किस कास्ट का पर्सन बैठा है, ठीक है, और या फिर किस रिलीजन का पर्सन बैठ के खाना खा रहा है, ठीक है। हम मोस्टली अपने आप से मतलब रखते हैं, लेकिन गाँव में आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं है, गाँव में हर चीज नोटिस करी जाती है। प्लस बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन गांव में ही देखा जाता है, कास्ट के बेसिस पर या जेंडर के बेसिस पर। कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट द कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। कास्टिज्म का मतलब होता है कि जो सोशल कम्युनिटी है ना उसमें कास्ट ही एक ऐसा लाइक आधार है, ठीक है, कास्ट के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं कास्टिज्म। People belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interests which they do not share with anyone from other caste। अब क्या होता है ना, कई बार लोग जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के होते हैं, भले ही उनके आइडियाज सेम हो लेकिन वो अपने आइडियाज शेयर नहीं कर पाते, क्यों? जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं कास्टिज्म। जब हम एक दूसरे से बात ना कर पाए बिकॉज ऑफ द कास्ट। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स में कई तरह से फॉर्म ले सकती है, जैसे कि व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शंस। जो कैंडिडेट्स होते हैं ना पार्टीज में, वो कास्ट कंपोजिशन को माइंड में रखते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं, और ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू, वो अपने ग्रुप में हर तरह के कास्ट के लोगों को रखते हैं, सो दैट जब इलेक्शन हो ना तो उन्हें एक ही कास्ट का सपोर्ट ना मिले बल्कि चारों कास्ट का सपोर्ट मिले, ठीक है। तो पार्टीज जो होती है वो बहुत ज्यादा शातिर होती है और हमेशा सोच समझ के ही कोई भी मेजर डिसीजन लेती है। ओके, political parties and candidates in elections make appeals to the caste sentiment to muster support from political parties are known as to favor some caste and are seen as their representatives। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ना और जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शंस में, वो क्या कहते हैं कि मतलब कास्ट को एक बेसिस बना लेते हैं सपोर्ट का, कि अगर हम इस कास्ट को सपोर्ट करेंगे तो मे बी इस कास्ट के जो लोग हैं वो हमें वोट देंगे, ठीक है। तो देखो आप कास्ट का किस तरह यूज किया जा रहा है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो कास्ट एक तरह से अच्छी भी है कास्टिज्म, पर उसके साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फ्रॉम द एज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन एंड वन वोट ब्रोट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट। अब देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जब से आया है तब से जो कास्ट के लोग हैं ना उनके मन में काफी ज्यादा एक कॉन्शियसनेस या फिर होश आ चुका है इस चीज को लेकर कि हमें वोट करनी है, ठीक है। पहले कास्ट के आधार पर अगर वोट हो रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि गलत चीजें सामने आएगी, और एक ही कास्ट, फिर वही बात है कि कम्युनलिज्म फैल जाएगा देश में, एक ही कास्ट हमारी कंट्री को रूल करेगी। लेकिन जब से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आया है सबको वैल्यू मिल गई है अपने वोट की, ठीक है, सबको पता है कि हमारी वोट कितनी वैल्यू रखता है, इसलिए लोगों के मन में ना, लोगों के बीच एक कॉन्शियसनेस की लहर फैली है, ठीक है, वो लोग अवेयर हो चुके हैं अपने राइट्स के बारे में। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। हम देखेंगे हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ एक कास्ट के बेसिस पर ही जीती हो, ठीक है, हमें कई सारे कास्ट का सपोर्ट मिल लेना होता है उसके बाद ही हमें मेजोरिटी मिलती है। उसके अलावा नो पार्टी विंस द वोट्स ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट सिस्टम और कम्युनिटी, वोट बैंक ऑफ वन पार्टी। कोई भी पार्टी ना किसी एक वोटर्स या फिर जो भी वोटर्स होते किसी भी पार्टी के ना, वोटर्स सिर्फ एक कास्ट के नहीं होते बल्कि कई सारे कास्ट मिलकर सपोर्ट करती है, ओनली देन कोई भी पार्टी जीत सकती है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना वो अपने नॉमिनेशंस को मतलब लाइक जो भी कैंडिडेट को वो खड़ा कर रही है वो सेम कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर सकती है, और मे बी सपोर्ट उसे ज्यादा भी मिल जाए, क्योंकि कई बार ना जो आजकल वोटिंग होती है वो आइडियोलॉजी को देखकर करते हैं लोग, ठीक है, वो धर्म को देखकर या फिर कास्ट को देखकर वोट नहीं करते। तो एक तरह से जो कास्ट है उसका पॉलिटिक्स में जो नेगेटिव यूज है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट इज दिस टेक सेवरल फॉर्म्स। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉपरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। अब देखो अपने आप को सपोर्ट गेन करने के लिए ना लोग क्या करते हैं दूसरी कास्ट के साथ आ जाते हैं ताकि उन्हें सपोर्ट ज्यादा मिले और वो जीत सके, ठीक है।
उसके अलावा वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर अ कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड थस एंटर इनटू अ डायलॉग और नेशन नेगोशिएशन। अब क्या होता है, जब किसी भी पार्टी को कम वोट मिलती है तो फिर वो ना कोलिशन करती है, तो कई बार वो जीतने के चक्कर में ना किसी भी पार्टी के साथ कोलिशन कर लेती है। वो ये नहीं देखती कि वो पार्टी किस कास्ट की है, किस चीज की है, ठीक है। जस्ट टू गेट द वोट, जस्ट टू गेट द मेजोरिटी, वो जीत जाती है, ठीक है, अपने कोलिशन करके। लेकिन अब आप पॉजिटिव चीज देखो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज खड़ी हुई, डिफरेंट कास्ट से थी पार्टीज, लेकिन कोलिशन ने क्या करा, उन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। तो एक तरह से पॉजिटिव चीज भी देखने को मिल रही है हमें कास्टिज्म की, ठीक है। नेक्स्ट है, new kinds of caste groups have come up with the political arena like backward and forward caste groups। कई सारे पॉलिटिकल कास्ट ग्रुप भी बने हैं बाद में, जैसे कि बैकवर्ड ग्रुप, ठीक है, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। इससे हमें मतलब बेसिकली हमारा क्या टारगेट बन जाता है कि इनके लिए एक तो सीट्स रिजर्व हो जाती है, ठीक है, जॉब्स वगैरह कैटेगरी में, प्लस इन लोगों को अलग से एक सपोर्ट मिलता है, बिकॉज जो बैकवर्ड कास्ट होते हैं ना उनको एक प्रिविलेज राइट्स नहीं मिलते, ठीक है, बट लेटर ऑन इनको कई जगह रिजर्वमेंट मिल जाती है, जिस वजह से एक पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिलती है कास्टिज्म में, ठीक है। और जो कास्ट और पॉलिटिक्स है उसका एक रिलेशन, सुधरा हुआ रिलेशन हम देख सकते हैं। अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एज वेल। अगर हम कास्ट को ही सिर्फ अटेंशन देंगे ना तो उससे नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। कैसे? एज इन द केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में रिलीजन, जैसे कि हम रिलीजन के आधार पर देश नहीं चला सकते ना, ऐसे ही सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के आधार पर भी हम देश को नहीं चला सकते। It can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption। अगर हम सिर्फ कास्ट के बेसिस पर या पॉलिटिक्स के बेसिस पर या फिर कास्ट के बेसिस पर या फिर जेंडर के बेसिस पर ही अटके रह गए ना, तो जो मेन इश्यूज है कौन कौन से, जैसे कि गरीबी, डेवलपमेंट एंड करप्शन, इन सब से हमारा ध्यान हट ही जाएगा, ठीक है। और हम किस झमेले में पड़े रह जाएंगे, सिर्फ या तो जेंडर पे या फिर रिलीजन पे या फिर कास्ट पे। तो ये जो मेन इश्यूज है ना, इन्हें हमें जल्दी से ही ओवरकम करना होगा, जो कि हो भी रहा है, ताकि हम जो मेन इश्यूज है उन पे फोकस कर सके और हमारी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बना सके, ठीक है। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। और कुछ जगह पे अगर हम कास्ट के बेसिस पर लगे रह गए ना, तो जो वायलेंस बढ़ रहा है कास्ट के बेसिस पर, ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्राइवेड, ठीक है। तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि जो हमारी जो मतलब हमारे एफर्ट्स रहने चाहिए वो रहने चाहिए कि हम अपने कंट्री को किस तरह डेवलप करें, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इन सबसे तो अभी शायद हमें उभर भी जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे इश्यूज है जो अब शायद खत्म हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, स्टिल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बट ये जो थॉट्स है ना, ये जो विचार है, ये ऐसे विचार है जो कि अब अगर आज की यूथ की हम बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, ठीक है। एंड आई गेस कि खत्म हो भी जाएंगे सून, और इंडिया जल्द ही एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, ठीक है। So that's it for the chapter. See you in the next class, guys. Bye.